हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी विज्ञान यानी साइंस में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक लाइट यानी प्रकाश के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट की हैं जिसमें हमने साउंड और लाइट को शुरू किया था, तो उन दोनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखिए, डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का क्या कारण है। पहले समझेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। ये है सन यानी सूर्य, जहाँ से प्रकाश निकलता है और पृथ्वी तक पहुँचता है। और ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं यहाँ, और इस सतह के चारों ओर आप जानते हैं गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। गैसों का मिश्रण ही वायुमंडल या वायु कहलाता है सिंपली। और इसमें आप जानते हैं 78% होती है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद में 21% होती है आपकी ऑक्सीजन, के बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर यानी 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी भाग में यानी पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक की हाइट तक इसी में पाई जाती है वाटर वेपर, जिसे हम कहते हैं जलवाष्प, और धूल के कण यानी इसको बोलते हैं हम डस्ट पार्टिकल्स। तो धूल के कण अन्य पदार्थों के भी जो पार्टिकल्स हैं वो सब पाए जाएंगे 10 किलोमीटर की रेंज में पृथ्वी की सतह से। तो ये माध्यम कैसा हो गया? एक ऐसा माध्यम हो गया जहाँ पर मौजूद हैं डस्ट पार्टिकल्स। और जब ये सनलाइट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और ये इस वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जो डस्ट पार्टिकल हैं जो ब्लू कलर के हैं, इन डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद में ये सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश ये चारों दिशाओं में फैलने लगता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में धूल के कणों से टकराता है तो उसका प्रसार चारों दिशाओं में होने लगता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है। तो इसको डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं या डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश को जो है सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है डस्ट पार्टिकल के द्वारा। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं हम। प्रकाश के रंग का जो प्रकीर्णन है या किसी भी रंग का जो प्रकीर्णन है या स्कैटरिंग है, वो डिपेंड करता है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। प्रकाश के ऐसे समझिए इसको, तो जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और जिस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें हम जानते हैं 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर के नाम से आप जानते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर के नाम से इसको आप याद करते हैं शुरुआत से ही। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें जो वायलेट रंग है, जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, जो इसकी वेवलेंथ है, सबसे कम होती है। इसकी वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका ही प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम देखें रेड कलर को, तो रेड कलर में क्या होता है? रेड कलर की जो है तरंग दैर्ध्य, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा। यानी वेवलेंथ का और प्रकीर्णन का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अभी आप लोग यहाँ आंसर कर सकते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का जो कारण है वो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं। धूल के कणों से ये प्रकाश टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये जो घटनाएं हैं, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं? आकाश का रंग जो है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। जो आकाश का रंग है, आकाश का नीला रंग, ठीक है, वो हमें सूर्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही है, आकाश का नीला रंग या आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है हमें? देखिए, इस घटना को हम कह रहे हैं, जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। तो दो ऑप्शन में हमें दे रखा है प्रकीर्णन के बारे में। एक तो कौन सा है? पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में प्रकीर्णन है, बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो प्रकाश होता है उसके रंग, उस प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 कलर। तो इन सातों रंगों का एक तरीके से प्रसार होता है, किस में? डस्ट में या फिर वायुमंडल में, जिसमें विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो,
इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो वायलेट फैलता है, उसके बाद इंडिगो, सबसे कम फैलता है लाल रंग। तो जो वायलेट और इंडिगो इन वैसे सबसे ज़्यादा जो कलर का फैलाव होता है वो वायलेट का होता है, लेकिन हमारी आंखों को नीला कैसे दिखाई देता है? क्योंकि इंडिगो और वायलेट इन दोनों का मिक्सअप कलर जो हमारी आंखें सेंस कर पाती हैं वो ब्लू कलर निकल के आता है, मतलब नीला आसमानी कलर जो है हमें दिखाई देता है। तो इसमें लाल प्रकाश का प्रकीर्णन तो सबसे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका तो सबसे कम होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है इस स्थिति में। इस कंडीशन में कौन सा है वो? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, यहाँ नीला ही करना पड़ेगा, जबकि होता क्या है? वायलेट एंड इंडिगो कि ज़्यादा प्रकीर्णन की वजह से, ज़्यादा फैलाव की वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और एक एग्जाम्पल इसका और होता है जिसमें सूर्यास्त यानी सनराइज़, सूर्यास्त मतलब सनसेट, और जो सनराइज़ सूर्योदय के समय में जो है जो हमें सन जो है सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, वो भी किसका ही कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की ही वजह होती है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और जो समंदर का जो पानी है आप देखते हैं समंदर का रंग भी नीला नज़र आता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल में भी रेड लाइट जो होती हैं और कई जगहों पर जो है लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं हम एज ए इंडिकेटर। लाल प्रकाश को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप जानते हैं रेड कलर की जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ सर्वाधिक होती है सातों रंगों में। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो लाल रंग की होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है इसका जो प्रकीर्णन है, जो स्कैटरिंग है इस रंग का, वो सबसे कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, जब सूर्य अस्त होता है यानी सनसेट के टाइम पर, सूर्य अस्त होते समय जब सूर्य डूब रहा होता है उस समय आप देखेंगे सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। या जब सूर्य उग रहा होता है यानी सनराइज़ का समय होता है, मॉर्निंग का समय होता है, तब भी हमें सन का कलर रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? यानी इसका आपको कॉज बताना है, किस कारण से हो रहा है। अभी हमने बताया था आपको ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश के रंगों में सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है? तो जो लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर में सबसे ज़्यादा किस कलर का स्कैटरिंग होता है, सबसे ज़्यादा बिखराव किस कलर का होता है? अभी बताया था ये वायलेट का यानी बैगनी कलर का होता है। इसी सवाल में पूछ दे कि सबसे कम, अगर यहाँ कम पूछेगा तो आपको पता है सबसे कम होता है रेड में, और सब सर्वाधिक किस में होता है? ये बैगनी में। ये दो क्वेश्चन। अगला देखिए, ये भी एग्जाम्पल हमने भी बताया है, समुद्र का जो नीला रंग होता है वो भी जो जल के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से उसका रंग, समुद्र का रंग हमें नीला दिखाई देता है। जबकि वाटर का तो कोई कलर ही नहीं होता है, जल का कोई कलर ही नहीं होता है, कलरलेस होता है जल। लेकिन ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जिसकी वजह से हमें समंदर का पानी नीला दिखाई देता है। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स बताने हैं आपको, इनमें से कौन से हैं? देखिए, मूल रंग या फिर आपको प्राथमिक कलर या फिर प्राइमरी कलर्स के बारे में जब भी पूछेगा तो ये 3 होते हैं। एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन, और तीसरा होता है ब्लू। तो ये कौन कौन से हैं? एक होगा लाल, हरा और नीला। ये 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, नीला, लाल, हरा, ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। उसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? भाई 3 रंग हैं जो प्राथमिक हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, नीला है, लाल है और हरा है, लेकिन काला रंग क्या है? ये प्राथमिक रंग नहीं है, यही तो हमें चुनना है। अगला देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में कलर्स की संख्या कितनी होती है? अभी देखा है 7 कलर्स होते हैं, आप जानते भी है इसको, बेसिक क्वेश्चन है। आपने रेनबो देखा बारिश के दिन में, देखिए बारिश होने के बाद में कभी कभी आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनता हुआ, इस तरह से आपने इंद्रधनुष ज़रूर देखा होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वायु में। तो इसमें भी आपको 7 कलर्स ही दिखाई देते हैं। तो इसमें पूछा है कि इंद्रधनुष के मध्य में जो मिडल में जो कलर होता है वो कौन सा होता है? जो इंद्रधनुष बनता है वो याद रखिएगा कैसे बनता है। वो इंद्रधनुष में जो सबसे बाहरी रंग होता है वो वायलेट, इसी ऑर्डर में होता है, ठीक है। सबसे बाहरी अगर देखें, सबसे ऊपर तो वायलेट रंग होगा, सबसे नीचे रेड होगा, मिडल में कौन सा है? मिडल में होगा इसका ग्रीन। देखिए इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, मिडल में क्या है? ये हरा रंग होता है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
विबग्योर याद रखने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे। अच्छा, ये वाली घटना जो है इसको याद रखिएगा, ये सेकेंडरी रेनबो में होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष में। जबकि यहाँ पर सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो मध्य में आप दोनों तरह से हरा ही दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये वाले प्लेस आप चेंज कर सकते हैं, ये वाले, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा प्राथमिक रेनबो में, ठीक है, सिंपल अगर रेनबो में पूछेगा तो सबसे नीचे आपको वायलेट दिखाई देगा, ये ग्रीन है और ये रेड है। तो जब कभी भी प्राथमिक यानी प्राइमरी रेनबो का नाम आएगा तो सबसे अंदर की तरफ जो नीचे की तरफ रंग होता है वो बैगनी होता है, और सबसे बाहर की तरफ होता है कौन सा, ये लाल रंग होता है, और मध्य में दोनों केसेस में बीच में हरा ही रहेगा। देखिए, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तब आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, तब हमें ये ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि वे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल में ही तो है क्या, वायुमंडल में क्या मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल, जिनकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, और प्रकाश का प्रकीर्णन जब नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं हो, तो ब्लैक नज़र आएगा। इंद्रधनुष के बनने की वजह क्या होती है, इंद्रधनुष जो फॉर्म होता है ये क्यों बनता है, कौन सी घटनाओं की वजह से बनता है। तो इंद्रधनुष याद रखिएगा, एक तो ये परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों ही वजह होती हैं इसके फॉर्मेशन की। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही घटनाएं होती हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही घटनाओं की वजह से इंद्रधनुष बनता है। और एक कारण और ऐड होता है इसमें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आगे पढ़ रहे होंगे, ये ऑप्शन में दोनों ही हैं तो दोनों को यहाँ टिक कर देंगे। बारिश के दिनों में जो पानी की जो ड्रॉप्स होती हैं, जो बूंदें होती हैं, मान लीजिए सपोज़ करिए बूंद है, इस बूंद में आप जानते हैं प्रकाश ने एंटर किया, और जैसे ही ये प्रकाश इस बूंद में, अपनी छोटी सी बूंद में एंटर करता है, तो प्रकाश जो है अपने 7 रंग में डिवाइड हो जाता है। 7 रंग में आप जानते हैं विबग्योर वाले कलर्स हैं, तो बहुत सारी बूंदें होंगी आसमान में, एक थोड़ा ही बूंद होगी। तो ऐसे जब बहुत सारी बूंदें हमें दिखाई देंगी तो कलर्स जो ये एक तरीके से क्या होगा, इसके अंदर सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद के अंदर टूट जाता है अलग अलग रंगों में, जिसलिए हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये ठीक वैसे ही होता है जब हम किसी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो तब भी कलर 7 कलर्स में टूट जाता है, तब भी प्रकाश जो है। चलिए इस क्वेश्चन कैसे देखते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, अभी बताया है, जो बारिश की बूंदें होती हैं वायुमंडल में, उन बूंदों में सूर्य का प्रकाश जब एंटर करता है तो 7 रंग में अलग अलग क्या हो जाता है, बिखर जाता है उसके अंदर ही। तो इसको हम बोल रहे थे क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी हमने पढ़ा है अपवर्तन के कारण भी होता है, परावर्तन के कारण भी होता है, और इसमें 4 अब याद रखेंगे हम। पहला ऑप्शन अगर आप देखें, वायुमंडल वर्षा की बूंदें गिरने पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर जो है इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें 4 घटनाएं होती हैं, 3 तो हमने पढ़ ली, बता दी हैं आपको। तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी रिफ्लेक्शन को आप बोलेंगे परावर्तन, रिफ्रैक्शन को अपवर्तन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। और इसमें एक रीज़न और है जिसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, कलर किसी बूंद या प्रिज्म के अंदर जब जाती है तो 7 रंग में अलग अलग टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो ये 4 रीज़न होते हैं, इन चारों कारणों से ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन में कोई भी आपसे 2 पूछ दे सकता है, 3 दे सकता है, ठीक है, तो ये आप ख्याल रखिएगा। तो इसको आंतरिक परिवर्तन को, या इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसका पूरा नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिंपली आप 3 बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों ही आ जाती हैं। अगला देखिए, मनुष्य की जो आँख होती है, ह्यूमन आई होती है, उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। इमेज के लिए हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इमेज जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। ये बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं, फिर भी इस चैप्टर में है तो हमने पहले ही डिस्कस करना है, जितने भी सिंपल फैक्ट हैं चाहे कैसे भी हों। जो आँख होती है हमारी, आँख में जब प्रकाश की लाइट या प्रकाश जो होता है वो जब एंटर करता है तो उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आँख के किस भाग के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, ये होता है आइरिस के द्वारा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले से ही पता है, जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये सारे प्रश्नों के आंसर आप पहले से जानते हैं। अगला देखेंगे, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, अगर आपने कभी सुना हो एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी जो करवाई जाती है उसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं, किस फिनोमिना का लाइट के इस्तेमाल करते हैं एंडोस्कोपी में। शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना ही एंडोस्कोपी होता है। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कई सारी घटनाएं होती हैं जो परीक्षा में सीधे पूछी जाती हैं। जैसे एक तो यही है, शरीर के जो आंतरिक अंगों को देखने के लिए हम एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें भी वही हम प्रकाश के उस पर प्रकाश की जो ट्रैवल प्रॉपर्टी है किसी माध्यम में, उसी को चेक करते हैं। इसमें क्या है, ये कोई एक माध्यम है, मान लीजिए वाटर है ये माध्यम, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ठीक। और ये वाटर से ये लाइट जाती है, ऊपर क्या है, एयर है यहाँ पर, और ये वाटर है। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई इस पर। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो उसमें जो आपतन कोण होता है, उसका इंसिडेंट जो एंगल है, उसका वैल्यू जो है, क्रिटिकल एंगल जो होता है, उसके मान से जब अधिक होता है, तो ये रे जो है वापस से उसी माध्यम में लौट आती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक हमने सिंपली पढ़ा था परावर्तन। रिफ्लेक्शन में क्या था, वो किसी चिकनी सरफेस से टकरा कर वापस लौट आती है, ठीक है। वहाँ पर ये दोनों जो एंगल थे ये बराबर थे। तो इस पर आधारित जो घटनाएं हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, उनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी घटनाएं होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक तो जो हीरा होता है, हीरा जो चमकता है वो भी TIR की वजह से चमकता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। कांच का टूटा हुआ जो हिस्सा हमको चमकीला दिखाई देता है, वो भी इसी की वजह से होता है। और एक ऑप्टिकल फाइबर जो चलता है आजकल, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे जो मरीचिका है, मरीचिका किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? मरीचिका, पहले ये देखते हैं होता क्या है। जैसे कोई ये सड़क है, ये रोड है, और इस रोड पर आप जा रहे होते हैं, गर्मी के दिन में कभी आपने देखा होगा, कुछ दूरी पर रोड पर जैसे कोई सामने से कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है, तो आप देखते होंगे कि रोड पर आपको ऐसा लगता होगा कि पानी सा भरा है, जबकि रोड वहाँ जा कर के जब आप पहुँचोगे उस पॉइंट पर, यहाँ पर पानी पानी सा लगेगा आपको। और यहाँ पर मान लीजिए कोई बाइक सवार या कोई भी व्हीकल चल रहा है, तो उसका इमेज आपको इसमें नज़र आएगा। ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, और आपको नीचे की तरफ यहाँ रोड में दिखाई देगी चलती हुई बाइक, या फिर एक तरीके से जो भी वाहन चल रहा होगा वो इस सड़क में दिखाई देगा आपको, यानी सड़क पर पानी सा दिखाई देगा, उस पानी के अंदर इसकी इमेज सी शो होती है। ये होता है आभास एक तरीके का, ठीक है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पानी नहीं था, और ना ही उसकी इमेज बन रही होती है। तो इसी को बोलते हैं मरीचिका। ये भ्रम है एक टाइप का। तो ऐसा क्यों होता है? ये लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कारण होता है। जैसे रेगिस्तान वगैरह में भी क्या होता है, रेत वगैरह होती है, तो उसमें जो पेड़ है, जो वनस्पति होती हैं, उनकी भी इमेज उस तरह से ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है, ये क्यों दिखाई देगी, जैसे पानी पानी सा लगेगा, कि ऐसा लगेगा आपको कि इसकी इमेज उल्टी आपको नज़र आएगी उस रेत पर, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। थ्योरी क्लास जब हम कभी करेंगे इनकी, तो ये जो फिनोमिना है इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी क्या है, इनका एप्लीकेशन भर आपको हम बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा कनेक्ट कर पाए आप। अभी जैसे यूपीटेट की और अभी प्राइमरी की जो वैकेंसी आएगी ना, उसमें हम ये सब डिटेल में पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, इनकी एक एक पॉइंट, एक एक चीज़। जो अभी हम डायरेक्ट रिजल्ट पर आ गए हैं, हाँ, क्वेश्चंस पर रिजल्ट ही पढ़े जा सकते हैं, या आपको याद दिलाए जा सकते हैं, या थोड़ा बहुत उनको हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल आता है आपकी परीक्षा में, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं मायोपिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मायोपिया। और मायोपिया में क्या होता है इस बीमारी में, इसमें कोई भी व्यक्ति जो पास रखी हुई जो वस्तु होती है उसकी, निकट दृष्टि दोष में जो पास ये कोई व्यक्ति है, इसके पास में जो वस्तु रखी है, इसको तो ये आसानी से देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो दूर की वस्तु है, मान लिए यहाँ पर ये वस्तु रखी है, इसको नहीं देख पाता है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। यानी ये याद रखिएगा आप, जो अगर ये निकट की वस्तु को देख पा रहा है तो इसी को बोलेंगे हम निकट दृष्टि दोष, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए, दूर की वस्तु को नहीं, उल्टा समझिए इसको कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को वो ठीक से नहीं देख पाता है। और इसको ठीक करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये अवतल लेंस कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है अवतल लेंस। तो इसमें प्रकाश की किरण अंदर की तरफ आती है, और एक साइड से ये, जिस साइड से ये उभरा होगा, इस साइड से ये पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। यानी ये गुफा जैसी है, एक तरीके से एक गुफा जैसी है ये एरिया आपको दिख रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। कॉनकेव हम बोलते हैं अवतल को।
अवतल लेंस को, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, निकट दृष्टि दोष में। तो इसमें याद रखिएगा, इस जो ये लेंस होता है इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जिस सतह से टकराती हैं वो अंदर की तरफ है, ठीक है। और जो दूसरी साइड है ये, इस पर क्या है, पॉलिश है। इसका अगर उल्टा देखेंगे तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है बाहर की तरफ उभरा होता है और जो अंदर की तरफ होता है उसमें पॉलिश होता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ, उस पर उत्तल लेंस में बाहर की तरफ किरण पड़ती है। अब इसमें देखो, इसमें जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है इसमें कैसा बनता है, इसमें आभासी और वास्तविक दोनों तरह का बनता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। पहले जैसे ही सवाल है ये भी, इस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। इसमें व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को देख लेता लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा। एक व्यक्ति इसमें क्या होगा, जो पास की वस्तु है उसको नहीं देख पाएगा लेकिन जो दूर रखी वस्तु है इसको देख पाएगा। तो यही बीमारी क्या कहलाती है, दूरदृष्टि दोष। और इसको दूर किया जाता है किससे, उत्तल दर्पण से, ठीक है, उत्तल लेंस से इसको दूर किया जाता है। ये क्या है, उत्तल लेंस, यानी इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऐसे ही जो डायमंड है, डायमंड जो चमकता है, अभी बताया किस घटना का परिणाम है डायमंड का जो चमकना है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है। हमने देखा था जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है। इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट क्या है। लाइट हमने देखा था किस तरह की तरंग है, ये एक अनुप्रस्थ तरंगें होती है लाइट। प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव होती है। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होती है, ठीक है। ये दोनों को ही याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अनुप्रस्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, दोनों ही याद रखने हैं। बारिश के बाद में जो इंद्रधनुष बनता है, दिखाई देता है, वो किस साइड में बनता है, सूर्य की साइड में या किसी भी स्थान पर। ये बनता है एक्चुअली जो सन है इसके ऑपोजिट ही बनेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखिए, लेंस की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ लेंस, पावर किस में मापते हैं हम, ये होता है डायोप्टर में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है लाइट का, ये किसने बताया था। अभी हमने देखा एक पिछले क्वेश्चन में, एक हमने पढ़ा था प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस ने। और यह प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप ये दिया था मैक्सवेल ने। जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, जो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए लगाए जाते हैं आपके, जैसे कार होती है या बाइक होती है, ठीक है। इस तरह से अगर वो चल रही है, यहाँ पर साइड में एक मिरर होगा, तो ये मिरर में जो है कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर। जो प्रकाश का रंग है, जो कलर ऑफ लाइट है, किससे डिसाइड की जाती है, उसकी वेवलेंथ से। बताया था आपको, उसकी तरंग दैर्ध्य से, उसके वेवलेंथ से। डायोप्टर किसकी इकाई होती है, अभी अभी पढ़ा था आपने, पिछले क्वेश्चन को रिवर्स किया है। लेंस की क्षमता को, पावर ऑफ लेंस को हम डायोप्टर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म में जो है प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। कांच का टुकड़े जैसा होता है प्रिज्म, आपने देखा होगा, ये इस तरह का होता है प्रिज्म। और इससे जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश भी 7 रंगों में विभाजित होता है, ये भी हमने बात की थी। इसको हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। हमने डिस्कस किया था विबग्योर को, इसमें हमने 4 तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपसे। एक तो किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पर। तो जो विबग्योर में वायलेट कलर है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए इसका स्कैटरिंग जो है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सर्वाधिक होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कम होती है। तो इसका आंसर होगा रेड कलर, लाल।
और सबसे कम अगर वेवलेंथ में पूछ लेगा तो आप कर पाएंगे इसको, ये वायलेट है बैंक। अगला देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। यानी इस सवाल को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है वो, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरह के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप जो है इसका आंसर करिए, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जिसके लिए जो आपके लिए छोड़ दिया गया है अभी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।